हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अन अकेडमी। ये है मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और आरपीएससी के एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ। तो क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात गाइस, हाउ टू रजिस्टर फॉर अन अकेडमी। आप सभी को पता होगा, वैसे तो आप अन अकेडमी पे रजिस्टर भी होंगे, लेकिन कुछ बिगिनर्स हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट जो हैं जिनको नहीं पता है। प्लीज आप आपके प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में टाइप कीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप और उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के डाउनलोड करने के बाद आप आरपीएससी के कोर्स का चयन कर सकते हैं और अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं। अन अकेडमी से जुड़ने के आपको यहाँ पर बहुत सारे फायदे मिलेंगे, जिनमें से पहला है, यहाँ पर मिलती है आपको डेली लाइव क्लासेस की सुविधा। डेली लाइव क्लासेस में आपको यहाँ पर, जैसे कि आज तो हमारा वीडियो ये रिकॉर्डेड है, दिवाली की हॉलीडेज चल रही है इसीलिए टीम छुट्टी पर है। तो ये वीडियो आपको, अगर आप यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मुझे हाय कर रहे हैं, तो मैं सभी को पहले हाय कह देता हूँ, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड है, इसका प्रीमियर होगा हॉलीडेज के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आप शायद दिवाली को या दिवाली के 1-2 दिन बाद इस वीडियो के देख रहे होंगे। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो हम कहेंगे सर, जो डेली लाइव क्लासेस है वो यहाँ पर मिलती है और डेली लाइव क्लासेस में आप आपके एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट अगर आपको आता है आप वहां पर क्लियर कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। मान लीजिए कि आप आरपीएससी का कोर्स खरीद चुके हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हम आरएएस के अंदर आपको रेंडमली कुछ भी पढ़ा देंगे। आपके आरएएस के सिलेबस का पूरा एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद एंड देन पूरी प्लानिंग के साथ आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा आपको देखने को मिलती है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे, माइनर एंड मेजर टेस्ट मिलेंगे, जो भी आपका सिलेबस हो चुका है उसके लिए, ठीक है। एक रिफाइनिंग प्रोसेस होता है जिससे आप अपनी तैयारी को शार्पनेस दे सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा इसके थ्रू। मान लीजिए दिवाली के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस जैसे मेरी चल रही है एंड देन आप उसको नहीं देख पाए तो आप बाद में डाउनलोड कर लीजिए यार। डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल टाइम आप उसको देख सकते हो, ऑफलाइन भी देख सकते हो। इतनी सारी सुविधाएं अकेडमी आपको देती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की, तो मेरे नाम का एक छोटा सा कोड है दिलीप 10। इसको आप अप्लाई करते हो तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाता है। सॉरी। तो 1 साल वाला जो कोर्स है 7,000 का मिलेगा और 2 साल वाला जो कोर्स है वो 8,400 रुपए का मिलता है, ठीक है। और आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको 6300 रुपए और आफ्टर 10% 7560 7560 रुपए में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नॉर्मली मेरे को बतानी थी। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉरी, आपके एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि आप जो एनसीईआरटीज हैं वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी मैं आपको डेली बेसिस पर करवाऊंगा और पूरी सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम 9th क्लास की एनसीईआरटी तक पहुंच चुके हैं। पिछले मेरे सारे के सारे वीडियोस, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं अकेडमी इस प्लेटफॉर्म पर, तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां पर मेरे पूरे वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया है, बिल्कुल समराइज करके नहीं पढ़ाया है, ठीक है। मैंने बहुत सारे चैनल्स वगैरह पे देखा है कि आपके एनसीईआरटीज को बहुत ज्यादा समराइज, यार समरी करके तो पहले से ऑलरेडी है, ठीक है। तो समरी करके नहीं पढ़ाया, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, पूरा इलिबरेट करके बताया, एक्सप्लेन करके पूरी एनसीईआरटीज बताई है। अच्छा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, तो टाइम लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का ये लेक्चर रहने वाला है और चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और ये न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ, हालांकि हमारा 7 चैप्टर अभी लाइव क्लासेस के दौरान चल रहा है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कोल्ड की, सॉरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब ऑफिशियली हम आपकी फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आज तक तो सिर्फ एक जनरल साइंस के तौर पर हम फिजिक्स पढ़ते हुए आए थे। अभी ऑफिशियली स्टार्ट हो गई, क्योंकि 9th क्लास अपने आप में यार एक जबरदस्त क्लास होती है, पता है। 9th क्लास 11th क्लास से थोड़ी सी मैच करती है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट, जब 11th क्लास में आप सब्जेक्ट लोगे, साइंस के अंदर जाओगे या कॉमर्स आर्ट्स में जाओगे, तो 9th क्लास ऐसी क्लास है जो नींव है, मतलब फाउंडेशन है अपने आप में। 10th क्लास इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी 9th क्लास है। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो आज का जो लेक्चर रहने वाला है, उस लेक्चर का नाम है, आप देखते ही समझ जाएंगे, मोशन। मोशन मतलब सर गति, ठीक है बेटा। ये ओवरऑल हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है
काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को आप हिंदी में क्या कहते हो? आप इसको कहते हो गतिकी। क्या कहते हो बेटा? गतिकी। और काइनेमेटिक्स के बारे में मैं है ना बिल्कुल शुरुआत से चलूंगा, बिल्कुल शुरू से शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस से हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट है जिनको साइंस के प्रति बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, फोबिया, डर रहता है। ठीक है, मोहब्बत है ही नहीं साइंस सर। ठीक है, समझ में ही नहीं आता सर, हम रट लेते हैं लेकिन समझने वाली जो मुद्दा आ जाता है वहां पर सर हम, हमारा मुद्दा खराब हो जाता है। ठीक है, तो वो मुद्दा खराब नहीं करना है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस की तरफ लेकर जाऊंगा। क्लियर है बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास कुछ ज्यादा बड़ी रहने वाली नहीं है भैया। ठीक है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स की मैं कुछ क्लासेस ले रहा हूँ जो आपको शायद आपका बेसिक क्लियर करने में, आप जब पढ़ते हो ना न्यूटन्स लॉ मोशन सर, गति सर, विस्थापन सर, दूरी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सर, ये समझ नहीं आता है सर, क्या कॉन्सेप्ट इन पे लगते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, होले होले आ रहे हम, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इस काइनेमेटिक्स शब्द के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, इस यहाँ पर दो शब्द आपको देखने को मिल रही होंगी। एक तो मिल रहा है सर आपको काइन, ठीक है, और एक मिल रहा है सर मैटिक्स। ठीक है बेटा, काइन का मतलब पता है क्या होता है? काइन का मतलब होता है मोशन। मोशन, मोशन का मतलब हिंदी में गति। क्लियर है? आज मंगलवार है और आज हमारे घर के आसपास इतने बंदरों ने तबाही मचा रखी है भाई साहब, आपको आवाज आ रही होगी बाहर से। ठीक है, छतों के ऊपर भाई साहब जबरदस्त। तो हमने कहा कि सर काइन का मतलब होता है मोशन, और मैटिक्स, मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, मैथ्स या गणित। सर इसका क्या मतलब निकला? बेटा मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, आई आवाज? ठीक है, कोई भी अगर जो आपकी ऑब्जेक्ट है, लाइक ये बंदर है, अगर ये मोशन कर रहा है, तो मोशन करते टाइम पर इसमें कौन कौन सी मैथ अप्लाई हो रही है, कौन कौन सी गणित इस पर अप्लाई हो रही है, वो कहलाएगी आपकी काइनेमेटिक्स। तो जो गणित यहाँ पर लगेगी वो गणित आप यहाँ पर पढ़ोगे। लाइक सर, सर जब ये मोशन में रहता है, गति में रहता है, तो ये कितनी दूरी, मतलब सर गणित में आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्टेंस है, आप दूरी के बारे में पढ़ोगे, आप विस्थापन, विस्थापन के बारे में पढ़ोगे, आप त्वरण के बारे में पढ़ोगे, आप वेग के बारे में पढ़ोगे, आप चाल के बारे में पढ़ोगे। सर अंग्रेजी में भी बताओ। सर डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ोगे, त्वरण एक्सलेरेशन के बारे में पढ़ोगे, वेग वेलोसिटी के बारे में पढ़ोगे, चाल स्पीड के बारे में पढ़ोगे। ये सब अपने आप में क्या है? ये आपके, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसकी गणित है भैया, उसकी मैथ्स है। तो इस चैप्टर में आप ये काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हो, जिसको आप क्या कहोगे सर? गति की कहते हैं सर। क्या कहते हैं? गति की। समझ में आ गया? बोलो यहां तक सबसे, अब तो हम पढ़ने क्या वाले हैं ये चीज आपको पता चल गई होगी। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के, वैसे तो स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि सर मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन, गति होती क्या है आखिर, मोशन क्या चीज है। और इसको भी समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि सर रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब आराम या स्थिर होना क्या होता है। क्लियर है बेटा? तो ये जब चीज आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे सारी चीजें, कि मोशन क्या होता है और बाकी सारी चीजें क्या होती है। ध्यान से सुनो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले मैं मेरे तरीके से समझा देता हूँ, देन मैं एनसीईआरटी के तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ज्यादा लंबा ये आपका लेक्चर नहीं होने वाला है। और अभी मुझे जिम भी जाना है, तो अभी मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:36 और आज डेट है आपकी ट्यूसडे 10 नवंबर 2020। ओके, चलो स्टार्ट करें। स्टार्ट, मैंने कहा सर रेस्ट क्या है, आराम की स्थिति क्या है, स्थिर होना क्या होता है। बेटा जब मैं कहूं कि द फिनोमेना मतलब ऐसी कोई भी घटना जिसके अंदर कोई भी आदमी, कोई भी, वो टाइम के रेस्पेक्ट, विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द रेस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर मैंने कहा कि टी बराबर जीरो पर, टी बराबर जीरो पर अगर ये ए के ऊपर था, कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं मान लेता हूं, ये लीजिए, आप कुछ इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ज्यादा, अभी ये बालक है कोई भी, बिल्कुल सीधा साधा, अभी इसकी मम्मी बाहर गई है, इसकी मम्मी इसको बोल गई बेटा शांति से यहीं बैठ जा, शांति से यहीं बैठ जा, इसी जगह पर बैठना है। तो मम्मी छोड़कर गई थी इसको टी बराबर जीरो पर, और जब मम्मी वापस आई तब कितना हो रहा था? टी बराबर 5 सेकंड हो रहा था।
ठीक है, और ये बच्चू यहीं पर बैठा हुआ था आराम से, इसी जगह पर बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब ए पॉइंट था तो ए पर ही बैठा हुआ था, मतलब ये क्या है, ये सर स्थिर है, ये मोशन में नहीं है सर। समझ में आ गया? तो अगर आप फील करवाना चाहो डेफिनेशन के तौर पर कि सर रेस्ट की पोजीशन क्या होती है, रेस्ट या आराम की स्थिति, या हम कहें कि सर स्थिर होना क्या होता है, तो आप कहो कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पर है जहां पर ये शुरुआती अवस्था में था, इनिशियल स्टेट में भी वहीं पर है और फाइनल स्टेज में भी वहीं पर है। तो आप क्या कहोगे, ये सर ये किस में है, ये रेस्ट में है। सही है, आप, मैं रेस्ट में हूँ, आप अभी रेस्ट में होंगे, मेरा लैपटॉप अभी रेस्ट में है, क्योंकि टाइम के साथ साथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपकी जो पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसको आप कहते हो रेस्ट। तो रेस्ट का जस्ट अपोजिट हो जाएगा मोशन। जैसे मैंने कहा द फिनोमेना ऑफ चेंज टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, मैं बताऊंगा अभी इसका मतलब, समझाऊंगा अभी आपको, कि मैंने कहा कि ऐसी कोई भी घटना जिसमें समय के सापेक्ष, ठीक है, समय के सापेक्ष क्या होगा, समय के सापेक्ष क्या होगा कि सर आपकी पोजीशन बदलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर, आराम से सुनते रहना, बिल्कुल आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है, मैंने कहा कि ये कोई भी बच्चू है और ये हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि ये निचलाया नहीं बैठता, निचला है मतलब शांति से नहीं बैठता, ठीक है, तो मैंने कहा इसकी पोजीशन क्या है, ये भी निचलाए नहीं बैठते, एक बार फोन काटने के बाद करे जाते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भैया ये ए पोजीशन पर था, ठीक है, टी बराबर कितने पर, 0 सेकंड के ऊपर, और मैंने कहा कि सर टी बराबर 5 सेकंड पर ये कहां पर पहुंच गया, ये टी बराबर 5 सेकंड पर पहुंच जाता है इस जगह पर। क्लियर है, मतलब यहां से ये यहां पहुंच गया। क्लियर है, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंच गया। तो अब आप कह सकते हो द फिनोमेना ऑफ चेंज टू पोजीशन, इसकी पोजीशन विद द रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेस्ट, आप समय के सापेक्ष इसकी जो स्थिति है, स्थिति में पोजीशन में बदलाव आ चुका है, पहले ये ए के ऊपर था, अब ये बी के ऊपर आ चुका है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये गति में है, ये मोशन में है। समझ में आ गया? बोलो, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल, ये तो बेसिक चीजें हैं सर, हमको पता है, क्यों माथा खा रहे हो आप। मोशन क्या होता है कि मैं टी बराबर 0 पर यहां था, फिर टी बराबर 5 पर कहीं और पहुंच गया, तो सर मेरी पोजीशन में चेंज आया है सर, विद द रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद द रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब मैं समझाता हूं अभी आपको कि सर ऑब्जर्वर से मेरा लेना देना क्या है। ऑब्जर्वर का मतलब है जो ऑब्जर्व करता है आपको, अच्छा, उसके रेस्पेक्ट में भी देखना पड़ेगा भैया। कैसे देखेंगे मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा, आप आपके दोस्त के साथ में इवनिंग में भटकने निकलते होंगे ना, ठीक है, जैसे अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल के तौर पर, तो विद द रेस्पेक्ट टू टाइम तो पता चल गया आपको। अब विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर की बात कर ले कि सर ऑब्जर्वर से कैसे मोशन में, देखो बेटा, मैंने कहा कि ये एक कार जैसी तो कुछ नहीं लग रही है, आप यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, और आप इस कार को देख रहे हो, समझ में आया? ये कार जा रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप बोल रहे हो आपके दोस्त को, आप बोल रहे हो आपके दोस्त को, अरे यार ये मरेगा यार, बोलते ना ये मरेगा, ये किसी और को भी मारेगा, ये ना कितनी तेज लेकर जा रहा है गाड़ी को, ठीक है, आपका दोस्त भी ऑब्जर्व कर रहा है, आप ऑब्जर्वर हो, तो आप ऑब्जर्वर हो तो आपके रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट कितने कितने वेग से, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, आप कहोगे सर 100 किलोमीटर पर आवर के साथ। और इसी का कोई एक पागल दोस्त और है, ठीक है भैया, इसी का ये रेस लगा रहे हैं भैया, इसकी एक पीछे एक और कार चल रही है, तो बीएम है, बीएमडब्ल्यू, एंड देन एक मर्सिडीज वाला पागल और जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारे मर्सिडीज वाले पागल होते हैं, लेकिन होते हैं कुछ, ठीक है। अभी रिसेंट जैसे कि आपने देखा होगा, अभी एक्सीडेंट हुआ है, कांस्टेबल वाले छोरे को उड़ा दिए बेचारे को, ठीक है, तो ऐसा। तो मैंने कहा कि सर ये एक मर्सिडीज है, एक बीएमडब्ल्यू, दोनों दोस्त रेस लगा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा कि ये आप दोनों दोस्त बिल्कुल शाने शाने बैठे हुए हो, क्योंकि या तो आपके पास में मर्सिडीज नहीं है, या फिर आप सच्ची में शाने हो। अच्छा, तो आप आराम से इनको देख रहे हो, तो ये चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अब की बार आप ऑब्जर्वर हो, अब की बार आप दोनों ऑब्जर्वर हो और ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके रेस्पेक्ट में ये मोशन कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और ये मोशन कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अब मुझे ये बताओ,
इसमें जो इसका पागल दोस्त ए बैठा है, इसमें एक पागल दोस्त बी बैठा है, ये ए बी आपस में दोस्त है, जैसे आप सी और डी भी दोस्त हो ना, वैसे ये ए और बी भी। तो मैंने कहा आपके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 100 है, आपके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी, जब आप देख रहे हो दोनों कारों को तो एक की स्पीड 100 है, एक की 90 है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड क्या उतनी ही होगी जितनी आपके रेस्पेक्ट में है? जब आप दोनों गाड़ी को देख रहे हो, इस गाड़ी को, तो आपको फील हो रहा है 100, और ये ए जब इस गाड़ी को देख रहा है तो क्या इसको भी 100 फील होगा क्या? बोले नहीं सर, 100 नहीं होगा। कितना फील होगा? यार 90 से तो वो खुद ही चल रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कभी कभी आपने आपने देखा होगा इवनिंग में जब आप चलते रहते हो साइकिल से घूमने के लिए निकले, और आपका दोस्त भी मिल गया आपको, या बाइक बाइक से लेकर निकले तो आपका दोस्त भी मिल गया, ठीक है, तो आपका दोस्त भी बाइक पर है, तो आप दोनों दोनों ही लेट हो रहे हो, तो आप चलते चलते बाइक पर बात करने लगते हो और दोनों बराबर स्पीड से चल रहे होते हो। अगर दोनों की स्पीड बराबर नहीं हो तो आगे पीछे हो जाते हो आप, होता है ना ऐसा? तो एट दैट टाइम पर आपके रेस्पेक्ट में आपके दोस्त मोशन में कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। क्यों? आप भी 10 की स्पीड से चल रहे हो, वो भी 10 की स्पीड से चल रहा है। समझ पा रहे हो? तो दोनों क्या मानेंगे? स्थिर मानेंगे। दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है सर? स्थिर है। लेकिन क्या कोई तीसरा दोस्त खड़ा हुआ है, वो बोलता है ओए कहां जा रहा है, मुझे भी ले चल, ऐसे बोलते हो ना? आपका दोस्त खड़ा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में आप दोनों की स्पीड तो 10 किलोमीटर पर आवर होगी ना? अच्छा, तो मैं बस यही आपसे कह रहा था कि देखो, विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद द रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर अगर बदलेगा तो आपका मोशन भी बदल जाएगा। तो मतलब इसकी स्पीड आपके लिए तो 100 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन इस गाड़ी में बैठा हुआ है उसके लिए कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि 90 तो खुद पे ही चल रहा है ये, ठीक है, और इसकी 100 है, तो 100 में से 90 खुद की माइनस कर तो कितना हो गया? 10। तो 10 यहां पर आपको माना जाएगा। समझ में आ गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा 10। और मैं बोलूं इस बी के साथ एक पागल आदमी और बैठा हुआ है इसी गाड़ी में, इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस गाड़ी की मोशन कितनी होगी? तो आपका होगी सर 0, क्योंकि वो तो खुद ही उसी गाड़ी में बैठा हुआ भैया, उसके लिए तो स्थिर ही है ना वो, उसके लिए तो स्थिर ही है ना, उसके लिए तो मोशन थोड़ी कर रही है। तो ये बस यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? बोलो, दिक्कत है यहाँ तक किसी को? वैसे कैसे बोलेंगे आप? कमेंट में, कमेंट सेशन में बता देना जो भी आपके डाउट रहेंगे, मैं कमेंट सेशन पढ़कर आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने भरपूर कोशिश की है समझाने की आपको। ये होता है मोशन। मोशन बेटा बथेरे टाइप के होते हैं, बहुत सारे मोशन आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पर। मैं कहूँ कि यहाँ पर जो मोशन आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप मोशन, मैं आपको सिर्फ आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज सिर्फ आपसे रूबरू करवाऊंगा मोशन को, आपसे रूबरू करवाऊंगा मोशन को, तो बस ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है आज, ठीक है? तो मैं बस जस्ट, ज्यादा बड़ी लंबी क्लास नहीं है, छोटी सी क्लास होगी अपनी। मैंने कहा कि मोशन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं सर, हम यहाँ पर है ना 1D पढ़ेंगे। 1D का मतलब होता है मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति। अच्छा सर, ये 1D में होता तो सर जाहिर सी बात है सर 2D में भी होता होगा, सर 3D में भी होता होगा। बिल्कुल होता है। तो आपको कौन सा पढ़ना है? मोशन इन 1D पढ़ना है आपको, मोशन इन 2D नहीं पढ़ना है आपको, मोशन इन 3D नहीं पढ़ना है, मतलब 3 डायमेंशन है। 3D में मूवी देखकर आते हो ना भैया, 2D के अंदर तो आप घर पे ही देख लेते हो, और 1D आपकी नॉर्मल है, ठीक है? तो सर 1D 2D और 3D को थोड़ा सा एलिब्रेट करके समझाएंगे सर कैसी मोशन हो सकती है 1D 2D 3D के अंदर? देखो बच्चा, 1D 2D 3D के अंदर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक छोटी सी बात है, 1D का मतलब है 1 डायमेंशन। आपके फिजिक्स में, आपके फिजिक्स में 3 डायमेंशन होती हैं, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए, आप बहुत अच्छे से पता होगा भैया। ऐसी कुछ डायमेंशन, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, ये लीजिए, ये ये और ये। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये जो है ना, ये डंडा बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको आप क्या कहते हो बेटा? इसको क्या कहते हो? इसको कहते हो, बोलो, कैसे बोलेंगे आप? आपने नाम सुना है एक्स, वाई और जेड? सुना है? ये बाहर की तरफ जो निकला हुआ है वो जेड हो सकता है। क्लियर है? बाहर की तरफ निकला हुआ जो जेड हो सकता है। और ये वाला जो अक्ष होती है, एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, और ये वाली एक्स है, ठीक है? ये वाली एक्स है। ये पता है आपको 3 एक्सिस होती है, 3 आपकी जो डायमेंशन होती हैं ये। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, आएगी, इस तरीके का जुगाड़ आपको नजर आएगा। देखो, ये है आपका y,
ये है आपका एक्स, ठीक है, और ये है आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया? तो ये तीनों डायमेंशन, ये आपकी क्या है, ये क्या है, तीनों आपकी डायरेक्शंस मैंने बता दी, फिजिक्स में तीन डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, एक्स वाई। और अगर नीचे की तरफ जाते हो आप, इस तरीके से नीचे की तरफ जाते हो तो ये माइनस वाई हो गया, इस तरफ आप जाते हो, इस तरफ आप जाते हो तो ये आपका माइनस एक्स हो गया, और इस तरफ जाते हो आप तो आपका क्या हो गया, ये माइनस जेड हो गया। तो वो बात अलग है आपकी, वो अभी छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो मैंने कहा कि 1D, 1D का मतलब है कोई सिर्फ एक एक्सिस के ऊपर, भाई तबाही मचा रखी है आज तो तगड़ी इन मंदिरों ने, ठीक है। तो मैंने कहा एक डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर अगर ये चलती है, मतलब सर जैसे मैं सिर्फ ये एक्स और ये वाई, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्स में चलूं, मैं वाई में नहीं चल रहा, अगर मैं सिर्फ एक्स एक्स में चलूं, जैसे मैं पैदल चल रहा हूं, तो मैं पैदल चल रहा हूं तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर चल रहा हूं यहां पर, ठीक है, मैं पैदल चल रहा हूं ऐसा, ये, या कोई भी कार चल रही है, या मैंने कहा कि सर कोई भी चींटी किसी भी धरातल के ऊपर एक किसी सरफेस पर चल रही है, चींटी चल रही है इस तरीके से, ये सब कौन सी मोशन होती है बच्चा, ये 1D मोशन होती है। ये कौन सी होती है, 1D। बोले सर 2D कैसी होगी, सर 2D देखो बता देते हैं अभी आपको, ये आपका दोस्त खड़ा हुआ है, पार्क में खेल रहे हो, आपने उछाली बॉल, ये बॉल उछाली और ये कैच कर लिया आपके दोस्त ने, बताओ कौन सी मोशन है। आप बोलोगे सर ये भी तो इसी डायरेक्शन में जा रही है सिर्फ, बेटा क्या ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये ऊपर नहीं जा रही है? तो जब ये ऊपर जा रही होती है तो क्या ये वाई में नहीं जा रही होती है? और जब ये नीचे आ रही होती है तो क्या ये वाई में नीचे नहीं आ रही होती है? क्या ये सामने की तरफ जा रही है तो क्या ये एक्स में नहीं जा रही होती? तो मतलब बोलोगे सर ये तो जुगाड़ दोनों का हो गया, ये तो वाई में और एक्स में दोनों में चल रही है। अरे सर ये तो 2D मोशन हो गया। मतलब जब आप रॉकेट लॉन्च करते हो, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टरी मोशन जब आप देखते हो, जब रॉकेट जा रहा है इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ठीक है, आपका वाला जो रॉकेट है वो जा रहा है, सर इसको आप 2D मोशन कहते हो, क्या कहते हो, 2D मोशन कहते हो, समझ में आया? जैसे पतंग है, पतंग आपने लंबी कर दी और काट दी, और वो पतंग जब जा रही है तो पतंग जा रही है, वो 2D मोशन में जा रही है, समझ में आया? कोई दिक्कत है? एक पंछी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाता है, कौन सा मोशन है सर, 2D मोशन है। अच्छा, अब समझ में आया। अच्छा सर 3D मोशन का भी बता दीजिए। 3D मोशन आपके इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी एग्जांपल बताता हूँ, आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि 3D तो बताया नहीं सर ने। 3D का मतलब ये होता है बच्चा, आप इसको आंखों से नहीं देख पाओगे, आंखों से नहीं देख पाओगे, या मैं कहूं कि जैसे आपका रॉकेट है, दिवाली पे रॉकेट वॉकेट जलाएंगे आप, ऐसा अभी मत जलाना, 5,000 रुपए का जुर्माना है सीधा, ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा तो जब ये ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्ट होता है, तो ये ब्लास्ट होने के बाद आपने देखा है कि इसमें से कुछ चिंगारियां यूं निकलती है इस तरीके से, ये 3D मोशन है, समझ में आ गया? ये इस तरीके से 3D मोशन है। अच्छा, मतलब सर दूसरा, मैं कहूंगी सर इस कमरे में जो गैस है ना, गैस, वायु, एयर, एयर के पार्टिकल्स है ना, रेगुलर बेसिस पर इधर उधर ये चल रहा है इस तरीके से, ये 3D मोशन है, ये आपका अपने आप में क्या है, ये 3D मोशन है। तो याद रखेंगे आप इस चीज को, कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है, 3D मोशन होती है। ये चीज आपकी मेरे को समझानी थी आपको। अच्छा, तो सर ये मोशन, हम कौन सी मोशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D, वन डायमेंशन, मतलब एक विमीय गति, हिंदी में आप कहते हो इसको एक विमीय गति। सर एग्जाम्पल, सर कोई भी कार चल रही है, हम चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, ठीक है, हम दौड़ रहे हैं, ये सब जो आपके मोशन होंगे एक ही डायरेक्शन में सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कार ऊपर उड़ रही है या आप ऊपर उड़ रहे हो, ऐसा तो नहीं, आप तो सिर्फ रोड की सतह के ऊपर ही चलते हो ना, तो ये मोशन कैसी होगी, ये 1D कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1D। तो हम पढ़ने वाले हैं 1D के बारे में, ये बेसिक नींव रख रहा हूं आपकी। आपको लग रहा होगा कि सर ये फालतू की चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे एक शब्द भी ऐसा आ गया ना, 1D, वन डायमेंशन, एक विमीय गति, तो आपको माथा चकरा जाएगा कि एक विमीय गति क्या होती है। इसीलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, बथेरी बार पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी, तो मुझे पता है कि कौन कौन सी नींव आपकी रखनी पड़ेगी इसको समझाने के लिए मुझे, तो वो नींव रख रहा हूँ, नींव अभी ऊपर कंगूरा खड़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस थोड़ा सा कीप चावस, धैर्य रखिए और बेसिक बेसिक चीजों को आप करते रहिए। तो मैंने कहा कि देखो 1D मोशन को आप है ना लीनियर मोशन भी कहते हो सर। आप क्या कहते हो बेटा, ये जो 1D मोशन जो है, मोशन के मैंने कितने टाइप बताए, 1D में हो सकती है, 2D में हो सकती है, 3D में। 2D और 3D अभी हमको नहीं पढ़नी है। 2D पढ़ोगे आप जब प्रोजेक्टरी मोशन या प्रक्षेपण गति आप पढ़ोगे, आगे जाके 11th के अंदर आता है ये।
ठीक है। हो सकता है 9th में भी आ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं इतना कुछ खास है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरूर आएगा आपके कि किसी मिसाइल को लॉन्च कर रहे हो तो वो 2D मोशन के अंदर जाती है, किस तरीके से वो सारा सब कुछ है। किसी यहाँ से मैंने बंदूक की गोली दागी, वो बंदूक की गोली कुछ इस मोशन में जाएगी, ऐसे वाले मोशन में। आपने कोई पत्थर फेंका ऐसे, वो पत्थर इस मोशन में, वो 2D मोशन है बच्चा। वो कैसा मोशन है? 2D मोशन है। अच्छा, उसको छोड़ देते हैं। अभी हम बात करते हैं 1D मोशन की, और 1D मोशन में भी आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे सर, इसको बोला जाता है लीनियर मोशन। अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं बेटा रेखिक गति। क्या कहते हैं इसका? रेखित गति। रेखित गति, लीनियर मोशन। या बेटा इसको फिजिक्स के अंदर कहा जाता है रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है बेटा, एक ही बात है, रेक्टिलियर, रेखित गति कहते हैं इसको भी। लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं फिजिक्स के अंदर। क्लियर है बेटा? समझ में आया? अच्छा, तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सर कुछ इसके वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मैंने कहा था ना, अभी काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइने प्लस मैटिक्स, काइने का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है गणित। अच्छा सर, हम मोशन की गणित पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मोशन की मैथ्स पढ़ने वाले हैं, गति की गणित पढ़ने वाले हैं। अच्छा, गति की गणित जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे घटक पढ़ने पड़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी, गणित में कौन कौन सी चीजें आएगी यहाँ पर। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स जो कि इस चैप्टर में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। पहला होगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस जिसको आप क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे बच्चा। दूसरा क्या होगा बच्चा? दूसरा होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट जिसको आप क्या कहते हो? हिंदी में विस्थापन कहते हो। मैं बता रहा हूं, इंट्रोडक्टरी क्लास है ये, ठीक है, इंट्रोडक्टरी क्लास है। और बस आपको ये बताने के लिए है कि प्लीज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स व्यूटन्स सारे लॉ वो सब कुछ करवा दूंगा। बस डिपेंड ये करता है कि आप इज्जत से मेरी क्लास देखो, क्लास शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी मुद्दा है, अगर आपको वीडियो वीडियो पसंद पसंद आता है तो थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठेंगा दिखा दिया करो यार। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस आपको समझ में आनी चाहिए। चीजें मैं कोशिश करूंगा कि धीमे धीमे और सारी चीजें आपको क्लियर करवा दूं। आरएस प्री और मेंस तक का मुद्दा पूरा क्लियर करवा दूंगा, टेंशन मत लो। जितने भी आरएस के बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी एसीएफ एसीएफ के बच्चे भी बैठे हुए होंगे, पटवार वाले बच्चे भी बैठे हुए होंगे, तो उन सब के लिए बेसिक चीजें हैं, फिर एडवांस लेवल पर भी लेकर जाएंगे आराम से। तो आपको ये चैप्टर जब खत्म होगा तो पक्का सेटिस्फाई होंगे आप कि हाँ, कुछ नया सीखने को मिला है, जो हमको अभी तक नहीं आता था या हम भूल चुके थे। आता था तो भूल चुके थे, क्लियर, और आता है तो फिर आप क्लास में क्यों बैठे हैं? फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो हमने कहा कि सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इसके अलावा सर हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्पीड के बारे में। स्पीड का मतलब सर हिंदी में कहते हैं चाल। और हम पढ़ेंगे सर वेलोसिटी के बारे में, जिसको हम कहते हैं वेग। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे एक्सक्लेरेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्वरण। और हम पढ़ेंगे जर्क के बारे में। जर्क मतलब झटका, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलता है। झटका, जर्क भी अपने आप में एक मोशन, बोलते हैं ना जब गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगते है झटका लगता है, तो वो झटका अपने आप में क्या है, तो उसके बारे में भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो ये चीजें अपनी मैक्सिमम टाइम पर, ये सारी चीजें हम इस क्लास के अंदर कवर कर, इस क्लास में नहीं, इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि आपका जो मोशन है ना, वो मोशन कितने टाइप का होता है। और मोशन के अंदर आप, सर आपने तो बताया मोशन कितने टाइप का होता है, 1D 2D और 3D। बेटा ऐसा नहीं, ये मोशन जो लीनियर मोशन की बात हम कर रहे हैं, लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन कितने टाइप का होता है। तो मैं कहूँ कि सर मोशन तो वैसे बहुत टाइप के होते हैं। देखो कि कोई भी सन है, सन के अराउंड अगर आप रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे प्लेनेट्स वगैरह है, तो वो आपका कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है। वो मोशन हम अलग बात करेंगे, वो अलग है, वो सारा मोशन अलग आएगा। वो भी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है। ठीक है, जैसे किसी कोई बॉल को आप मतलब गिरा देते हो एंड बॉल, फुटबॉल मूव कर रही है धरातल पर, सरफेस पर, तो वो कौन सा मोशन है? ठीक है, तो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। मैं बस अभी आपको बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको नॉर्मल। आज हम बात कर लेते हैं, देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं इसके बारे में। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को कल हम इज्जत से स्टार्ट करेंगे। देखो, आपने नाम सुना होगा डिस्टेंस, दूरी का, और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का। सुना है आपने नाम? बिल्कुल सुना होगा। और आपने ये बात भी बहुत अच्छे से सुनी होगी या रट रखी होगी कि सर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपने आप में, डिस्टेंस तो सर एक स्केलर स्केलर यूनिट होती है, ठीक है, और सर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर वेक्टर यूनिट होती है। और सर हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बेटा ये तो एक अदिश राशि होती है।
और ये एक सदिश राशि होती है। बोलो, क्या ये आपने नाम सुना है? आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, गारंटीड सुना होगा बहुत। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं, एंड देन फिर हम कल से ये चैप्टर धुआंधार तरीके, कल से मतलब नेक्स्ट वीडियो से धुआंधार तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा सर डिस्टेंस जो है स्केलर यूनिट, बेटा आपकी फिजिक्स में तीन टाइप की यूनिट होती है, सदिश, अदिश और प्रदिश। प्रदिश से आपका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको लेना देना अगर होता है तो मेनली होता है स्केलर और वेक्टर। मैं कहूं बच्चा, ऐसी कोई भी, मैं खाली स्लाइड पर चलता हूं और फिर आपको समझाता हूं सारी सारी चीजें। खाली स्लाइड, ये रहा अपना खोपचा। और हमने कहा ये आपका सदिश राशि, राशियां कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, लेकिन आपके लिए कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो मैंने कहा सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक है बेटा, अदिश को आपने क्या कहा सर? स्केलर कह दिया। और सदिश को आपने क्या कह दिया? वेक्टर कह दिया। सर ऐसी कोई भी यूनिट या ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको दो चीजें होती है, देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है परिमाण। परिमाण, परिमाण मतलब पर, या आप बोलते हो ना परिमाण, या आपका, ठीक है मैं हिंदी में लिख देता हूं, परिमाण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड। एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, परिणाम तो रिजल्ट होता है और परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, मैं बताऊंगा मैग्नीट्यूड क्या होता है। और दूसरा होता है सर डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा, ठीक है, डायरेक्शन दिशा। एक तो परिमाण मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन दिशा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये बस मैंने अभी बोला, अभी इनके बारे में भी कुछ नहीं बता रहा हूं मैं मैंने बोला चीनी, इस डिब्बे में चीनी रखी हुई है, चीनी रखी हुई है, क्लियर है? अच्छा, मैं, आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा इसमें क्या है? आपने बोला मम्मा इसमें है चीनी। अभी सफाई हो रही है घर की, सारे डिब्बे भी बाहर निकाल दिए, बेटा इस डिब्बे में क्या है? मम्मी इसमें चीनी है। मम्मी ने पूछा कितनी है? आपने बोला थोड़ी सी है, या बहुत सारी है, या थोड़ी 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 ज्यादा, थोड़ी थोड़ी कम, ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या आप बोलोगे मम्मी ऑलमोस्ट पाव भर है, मम्मी ऑलमोस्ट हाफ के जी है, मम्मी ऑलमोस्ट 1 kg के अराउंड है, ऐसा कहोगे? ठीक है, मम्मी ने अगर आपसे पूछा कितनी है तो आप क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे सर 1 kg के ऑलमोस्ट है, हाफ 1 kg है, ऐसा अंदाजा लगाओगे। लगाओगे ना, बिल्कुल। तो आपने जब बताया कि मम्मी 1 kg है या हाफ 1 kg है, तो बेटा ये 1 या हाफ, ये पाव भर, ये 250 ग्राम, ये क्या है? ये अपने आप में है मैग्नीट्यूड। ये क्या है बच्चा? इसको आप क्या कहते हो? इसको कहते हो मैग्नीट्यूड, परिमाण। ये जो जिसमें आपने इसको नापा है ना, वो है परिमाण। अच्छा, दूसरी बात, अगर चीनी के लिए आपने बोला, मम्मी ने पूछा बेटा इसमें क्या है, तो आपने बोला मम्मी चीनी है। अच्छा, कितनी चीनी है? तो आप क्या बोलोगे कि सर मैम मम्मी ½ किलो चीनी है नॉर्थ साइड में, ऐसा बोलोगे क्या? अच्छा, चीनी में कभी डायरेक्शन की बात आएगी क्या कि मम्मी ½ किलो चीनी नॉर्थ साइड में है, ½ किलो चीनी साउथ साइड में है, ½ किलो ईस्ट साइड में, ऐसा बोलोगे क्या आप? ऐसा नहीं बोलोगे ना। या राइट साइड में, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, क्योंकि चीनी की इस क्वांटिटी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, परिमाण मतलब ये आधा, ये एक, ये सब क्या है? ये अपने आप में मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। समझ में आया? तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप क्या कहोगे सर? इसको सिर्फ दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? अच्छा, तो सर ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट पड़े, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जिसमें दिशा, डायरेक्शन नहीं है। ए दिश, ए का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा, मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं है, मतलब अदिश। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई है कि सर अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, परिमाण की रिक्वायरमेंट होती है, दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूं मेरी लंबाई कितनी है, मैं कहूं मेरी लंबाई 6 फीट है, तो आप ऐसा बोलोगे 6 फीट साउथ में, 6 फीट नॉर्थ में, 6 फीट आसमान की तरफ, 6 फीट धरती की तरफ, ऐसा डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या? आपको नहीं पड़ेगी।
तो आपने क्या कहा, लंबाई, लेंथ अपने आप में क्या है, लेंथ अपने आप में क्या है सर, अदिश राशि है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि इस फोन का टेम्परेचर हाई हो रहा है यार, ये टेम्परेचर मतलब गर्म हो गया मेरा फोन चार्जिंग में लगाते हुए, तो गर्म हो गया, तो आप क्या कहोगे कि सर इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट मान लो 100 केल्विन हो गया, ये मतलब मैं कहूँ 50 डिग्री सेल्सियस इसका हो गया, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका 50 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में, 50 डिग्री सेल्सियस साउथ में ऐसा हो गया। मैं सिर्फ इतना बोल दूंगा ना, इसका टेम्परेचर कितना है, तो इतना काफी है, 50 डिग्री सेल्सियस इतना काफी है। आपने मुझसे पूछा कि मेरा वजन कितना है, मैंने बोला कि भैया मेरा वजन 92 किलो है, 92 kg है। तो इस 92 kg में कहीं भी डायरेक्शन की नीड हो रही है क्या, मैं बोलूं कि मैं 92 kg साउथ में हूँ, मैं 92 kg नॉर्थ में हूँ, ऐसा कुछ पड़ रहा है क्या, आवश्यकता पड़ रही है, नीड हो रही है ऐसी, मैं बोलूं नहीं है सर। तो सर ये जैसे आपका मास, ठीक है, द्रव्यमान जो हो गया, इसके अलावा सर आपका टेम्परेचर जो हो गया, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो हो गई, इनकी सर कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए इनको अदिश राशियां या स्केलर यूनिट कहा, स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है, अदिश राशियां, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा अदिश राशियों के। ठीक है, सदिश राशियों की हम बात करें, स का मतलब है, स का मतलब है सदिश, सदिश मतलब है दिशा, वेक्टर, डायरेक्शन, समझ में आ गया। तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो पापा ने बोला कि बेटा इस चेयर को उधर किसका, अब उधर किधर, पापा ने डायरेक्शन बताई है, उधर किसका। ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला बेटा चेयर चेयर को किसका, अब पापा बोले किधर किसका हूं, पापा कितनी सारी डायरेक्शन होती है, किधर किसका हूं मैं इसको। ठीक है, तो बोला पापा, बोलते कि बेटा उस तरफ, पापा ने अंगुली करके दिखाया कि उस तरफ दिश। ठीक है, मतलब डायरेक्शन आपको बताइए आपके किसने, डायरेक्शन बता दी गई आपके पापा के द्वारा। आपका ये बॉक्स रखा हुआ है मान लीजिए, और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, आपके पापा ने बोला कि भैया इस बॉक्स को खिसकाना है। अब इस बॉक्स को खिसकाना है, किधर खिसकाना है, चारों डायरेक्शन है सर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे, किधर खिसकाऊं मैं इसको। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया यहाँ पर, और फोर्स लगाने के बाद में मैंने मान लीजिए 25 न्यूटन का फोर्स लगाया, और डायरेक्शन मैंने बताई कि इस डायरेक्शन में लगाया, तो मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो जब भी आप बल लगा रहे हो, आप बताओ कि गेट खोलना है, तो गेट खोलना है, तो पर्टिकुलर गेट खोलने के लिए आपको डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, गेट बंद करने के लिए उस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको फोर्स को, फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, आपको उसका परिमाण, ये तो 25, तो ये परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो जब भी आप फोर्स को लिखते हो ऐसा, एफ, एफ के सर के ऊपर एक तीर का निशान लगाते हो, देखना कभी आप, एफ बराबर एम ए ऐसा लिखते हो आप। ठीक है, तो ये जो ऊपर सर पे जो निशान है, इस निशान का मतलब होता है कि ये क्या है, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये एक सदिश राशि है, ये क्या है, सदिश राशि है। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो मैंने कहा वेलोसिटी, वो किस दिशा में जा रहा है, किस स्पीड से, तो आप कहोगे वेलोसिटी भी अपने आप में क्या है, सदिश राशि है। तो ऐसी राशियां जिनको दिखाने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशि। तो मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दोनों दोनों आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हो। बोलो समझ में आया। तो आज की क्लास इतनी ही है, बस जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन सा बताया है, और नॉर्मल सी सारी सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन डिटेल स्टडी करेंगे इस लेक्चर के। आज तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया इस लेक्चर को। तो प्लीज लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन घंटा बजा दो, ताकि जब भी मेरी क्लासेस आएंगी तो ये घंटा आपको बता देगा भाई दिलीप सर की क्लास आ गई है। और दिलीप 10 छोटा सा कोड है, अगर आप कोर्स लेने का विचार कर रहे हैं तो विचार कीजिए मत, जल्दी से मेरा कोड लगाओ, 10% लगा, 10% डिस्काउंट ले लेगा आराम से, दिवाली के टाइम पर आराम से छुट्टियों के अंदर पढ़ना बढ़िया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आप लोग आराम से पटाखे वटाखे नहीं जलाने हैं, फाइन वाइन लग जाएगा भैया, 5,000 रुपए, तो 5,000 में 2,000 रुपए और जोड़ो, अपने आरपीएससी का कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो पटाखे वटाखे नहीं जलाने भैया, हमारे जैसे अस्थमा के मरीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो यार। ठीक है, घर के अंदर कोई अस्थमा का मरीज, उसको देखना किस तरीके से जूझता है। इको फ्रेंडली दिवाली, दिवाली यार, हम खुशियां सिर्फ पटाखों से थोड़ी ना, पटाखे तो हर चीज खराब करते हैं, पैसे भी खराब कर रहे हैं, एनवायरमेंट भी खराब कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी कर रहे हैं, हर हर चीज खराब कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं। 1 मिनट की खुशी, 15,000 का पटाखा, इतना बड़ा पटाखा लेकर आए, लगाई, हुआ, बस, उसके बाद कोई खुशी, कोई लॉन्ग टाइम खुशी,
अपने दोस्तों से मिलो, आप जाओ, वो 15,000 रुपए कहीं, सोचो आपके पास, मुझे पता आपके पास बहुत पैसा है, वो 15,000 रुपए का जो पटाखा लेकर आए हो, आप एक चीज नोट करना कभी भी, दिवाली के दिन जब आप घर पे बैठे होते हो, एक 5 मिनट लूंगा सिर्फ आपकी, दिवाली के दिन जब आप घर पे बैठे होते हो, आराम से एंजॉय कर रहे होते हो, तो आप जब कभी रात को बाहर निकलना, जब आपकी पूजा पाठ सब कुछ हो जाए, बाहर निकलना मार्केट में, आप देखोगे कि एटीएम के ऊपर कुछ गार्ड बैठे हुए हैं। वो उस टाइम पे अपनी फैमिली के साथ होने चाहिए थे, लेकिन वो अपनी, सिर्फ पता नहीं वो नौकरी की वजह से वहां पर बैठे हो अपनी फैमिली से दूर, तब भी वो नौकरी कर रहे हैं। तो वो 15,000 रुपए आप, मेरे कहने से 1,000 रुपए की मिठाई लेना, या घर में जो एक्स्ट्रा मिठाई आती है ना, उनको छोटे छोटे डिब्बे लेना, मेरे कहने से कितनी खुशी मिलेगी मैं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट लेवल की वो खुशी उस पटाखे से ज्यादा होगी। देखना, छोटे छोटे डिब्बे लेना, इतने इतने से डिब्बे, ठीक है, 5 या 10 आपके औकात के अनुसार, आपकी औकात 20 की है, मेरी औकात 5 की होती है, तो मैं 5 डब्बे भर लेता हूँ छोटे छोटे से। घर में बहुत मिठाई आती है जिनको फेंकना भी पड़ता है कई बार, उन छोटी छोटी मिठाइयों को उस डिब्बे में डालो। एंड देन जितनी भी एटीएम के ऊपर जितने भी मजदूर आपको दिखे बाहर की तरफ, या कोई भी काम कर रहा होता है, आपका गेट, मॉल के अंदर जाते हो तो गेट खोलने का काम कर रहा होता है, वो मिठाई उनको देना और बोलना हैप्पी दिवाली, बस। और उनके चेहरे पर जो स्माइल होगी ना, और उस टाइम पे जो तुमको खुशी मिलेगी ना, क्लियो इरेक्शन हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उस खुशी से, ठीक है, वो खुशी महसूस करना कभी आप, तो वो खुशी होती है असली खुशी। ये तो आपकी टेम्परेरी, ये तो बच्चों वाली खुशियां हैं यार, हम बच्चे थे पटाखे चलाते थे, अब तुम बड़े हो चुके हो, मैच्योर बनो, लोगों की हेल्प करो, किसी को ब्लैंकेट दो, किसी को कुछ दो, अपने तरीके से हेल्प करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थैंक यू सो मच, आई थिंक आप इस बार जरूर ऐसा करेंगे।